टूटा बागियों का सपना, ममता का बड़ा खिला, राहुल नायडू देंगे साथ। एफआईआर के बाद बदल गया पूरा गेम। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। क्या ममता बनर्जी ने एक ही झटके में बीजेपी और बागी गुट दोनों को बड़ा जवाब दे दिया है? क्या बागियों पर दर्ज एफआईआर के बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है? और क्या राहुल गांधी और नायडू ने जो है बढ़ती राजनीतिक बातचीत के बीच ममता बनर्जी ने अपनी नई रणनीति तैयार कर ली? और क्या 21 जुलाई का शहीद दिवस इस बार बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन बनने जा रहा है? चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से यहाँ पर बताती हूँ, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। सबसे पहले ममता बनर्जी के उस बयान से शुरुआत यहाँ पर करते हैं जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक खेमे में यहाँ पर चल रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राम के नाम पर चढ़ावा और चंदे की लूट करने वालों को भगवान राम का नाम अपवित्र नहीं करना चाहिए। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जनता इसका जवाब देगी। ये वही पार्टी है जो अपने सहयोगियों तक को नहीं छोड़ती। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे और अकाली दल इसके उदाहरण हैं। देखा आपने किस तरह से ममता बनर्जी का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है। कैसे साफ साफ कहा गया है बीजेपी अपने सहयोगियों तक को यहाँ पर नहीं छोड़ती है, ये साफ साफ कहा गया है। और कहा यह भी गया है कि बीजेपी ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। खैर, ये तो कोई नई बात यहाँ पर नहीं है, ये मामला तो कई दिन से यहाँ पर राम मंदिर का चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी पर यह हमला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब जरा आगे बढ़ते हैं। टीएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने ये पोस्ट यहाँ पर साझा किया है। उन्होंने कहा, उस पोस्ट में लिखा है कि आस्था पवित्र है, जनता का विश्वास भी पवित्र है। अगर राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं से मिले चंदे में किसी भी तरह की अनियमितता या पारदर्शिता की कमी रही है तो ये सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ विश्वासघात है। हमारी सांसद महुआ मोइत्रा ने जिन सवालों को उठाया है, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में व्यस्त है, जबकि लाखों छात्र जंतर मंतर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आस्था से लेकर शिक्षा तक बीजेपी ने देश की संस्थाओं को कमजोर यहाँ पर कर रही है। ये यहाँ पर ट्वीट यहाँ पर किया गया है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म से किस तरह बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, ये तो इस पोस्ट में यहाँ पर साफ हो ही गया है। लोगों के साथ धोखा यहाँ पर किया गया, साफ कहा गया है कि हम सवाल उठा रहे हैं, पर देखिए कैसे पीएम मोदी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में यहाँ पर व्यस्त हैं। देखिए कैसी रणनीति ये बीजेपी कर रही है। देखिए बीजेपी पर तो यहाँ पर कह ही रही है, लेकिन बागियों पर भी हमला यहाँ पर किया गया है। बागियों को तक यहाँ पर ममता ने छोड़ा नहीं। अब जरा अगली बड़ी खबर आप देखिए, हेडलाइन देखिए, टीएमसी के बागियों पर ममता बनर्जी का पलटवार, दीदी ने कर दिया खेला, इसी को सौंपी पदाधिकारियों की नई सूची। देखिए आपने यहाँ पर हेडलाइन किस तरह से बीजेपी के बाद अब टीएमसी के जो बागी हैं उन पर भी बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है। खेला उनके साथ भी यहाँ पर हो गया, यानी जिस बागी गुट की तरफ से खुद को असली टीएमसी बताया जा रहा था, उसी बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को नई पदाधिकारियों की सूची भेजकर यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी का अधिकारी संगठन अब भी उनके नेतृत्व में ही है। तुम एक दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो तुम्हारे हाथ में ये संगठन, ये सब कुछ नहीं आ जाएगा। इसी बीच बागी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की खबर भी सामने आई है, ये आपको पता ही होगा। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया कि पार्टी के नाम, संगठन और चुनाव चिन्ह का गलत इस्तेमाल इन बागियों के द्वारा किया जा रहा है। देखा आपने, ये बागियों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। देखिए ना, वो टीएमसी के यहाँ पर ना रहेंगे, ना ही वो बीजेपी के यहाँ पर रहेंगे, और सांसद ही उनकी जाएगी अलग, यानी कि 3 बड़े झटके उनको यहाँ पर लगेंगे। बीजेपी को भी ये बड़ा झटका यहाँ पर बागियों की तरफ से लगेगा। अब इसी विवाद पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जरा देखिए, उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वो कौन है, 4 आने का नकुल दाना है, उनकी राजनीतिक हैसियत जनता अच्छी तरह से जानती है। यानी बयानबाजी अब पूरी तरह से यहाँ पर तेज हो चुकी है। किस तरह से इन्होंने यहाँ पर कहा, हर तरफ से बागियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। देखिए
बीजेपी पर तो हमले ममता कर ही रही थी, पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से बागियों की भी शामत यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जी हाँ, अब जरा अगली रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। 21 जुलाई को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई के शहीद दिवस को लेकर दोनों गुट आमने सामने हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर हमें 21 जुलाई की रैली की अनुमति नहीं दी गई तो हम सड़क पर उतरेंगे, गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। अगर मंच नहीं मिलेगा तो ममता बनर्जी जीप पर खड़े होकर जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन कार्यक्रम हर हाल में होगा। रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी, यानी साफ संदेश है, रैली किसी भी कीमत पर रुकेगी नहीं, वो जरूर यहाँ पर होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 21 जुलाई को हम रैली करके रहेंगे, ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। ये भी कहा गया कि चाहे तुम हमें गिरफ्तार ही कर लो, लेकिन रैली जरूर होगी। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर 21 जुलाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए वो भी मैं जरा आपको बता दूं क्या उस दिन हुआ था। चलिए इसका इतिहास पहले समझते हैं। 1993 में पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष रही ममता बनर्जी ने नो आईडी कार्ड नो वोट आंदोलन चलाया था। उस टाइम ये हुआ था 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस फायरिंग वहां पर हुई थी, जिसमें 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। ये उस समय की बात है, 13 जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। उसके बाद हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाने लगा, यानी कि 2 दिन अब शहीद दिवस मनाया जाता है। बाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई, अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई और इसी परंपरा को आगे उन्होंने बढ़ाया। और इसी वजह से 21 जुलाई का कार्यक्रम टीएमसी के लिए सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं बल्कि संगठन और इतिहास से जुड़ा प्रतीक माना जाता है। अब इसी आयोजन को लेकर दोनों गुटों के बीच दावा किया जा रहा है कि असली टीएमसी कौन है। यहीं से पूरा विवाद और भी गहरा यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति की। हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की जो है तारीफ की थी सार्वजनिक तौर पर। उन्होंने कहा था, मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। ये उन्होंने मंच से कहा था। यूं ही कोई जो है अलग पार्टी का नेता इंडिया गठबंधन की तारीफ यहाँ पर कांग्रेस नेता की तारीफ तो नहीं कर देगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, और इसी बयान ने उन अटकलों पर जो है विराम भी लगा दिया। इसी बीच ये भी चर्चा है कि विपक्षी दल आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर लगातार संपर्क में है। इन दावों के बीच ममता बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात और विपक्षी नेताओं के साथ संवाद को भी राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ने इन तमाम चीजों के बीच में दिल्ली, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और लगे हाथ नायडू, इनसे बात करके अपनी स्ट्रेटजी यहां पर तय करती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब वे एक ऐसी पार्टी की मुखिया है जिनके पास में पार्टी इनसे छीन ली गई है। जिस तरह से बागी हुए, ये बड़ा इन पर झटका भले ही ममता को लगा था, करीब करीब नेताओं को यहाँ पर छीन लिया गया था। देखिए राहुल और नायडू का साथ मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो बीजेपी को बड़ा झटका इन दोनों के साथ से मिलेगा। खैर आपको पता तो है ही कि ममता जो है सोनिया गांधी से मिली थी, और इसी बीच जो है नायडू ने कांग्रेस की तारीफ कर दी। तो साफ साफ है राहुल और नायडू जो है ममता जी का साथ यहाँ पर दे सकते हैं। ये अटकलें कब सच हो जाए ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन इतना यहाँ पर तय है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बागी गुट अपने दावे यहाँ पर कर रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी संगठन, चुनाव आयोग, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक संदेश चारों मोर्चों पर सक्रिय यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। अब देखना ये दिलचस्प यहाँ पर होगा कि चुनाव आयोग, अदालत और आने वाले दिनों की राजनीतिक घटनाएं इस पूरे विवाद को किस दिशा में लेकर जाती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।